वेलकम बैक दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो के अंदर। आज हम बात करेंगे कि सीए कोर्स अगर आप ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको कितना टाइम लग जाएगा, कितने पैसे लग जाते हैं इस कोर्स को करने में, एंड क्या आप एक अगर एवरेज स्टूडेंट हैं एंड पढ़ने में ठीक ठाक है तब भी क्या आप इस कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। ऐसे सभी क्वेश्चंस का आंसर आज के इस वीडियो के अंदर दूंगा, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस बारे में बात कर लेते हैं कि सीए कोर्स की क्या जर्नी क्या होती है, कितना लंबा कोर्स होता है एंड कौन इसमें एनरोल कर सकता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट मैं रखूंगा, कौन पर्सन इसमें एनरोल कर सकता है। देखिए दोस्तों, दो तरीके होते हैं। एक तो आपने 12th पास किया हो, ठीक है, या फिर आपने कोई बीकॉम या बीबीए ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। कोई भी ग्रेजुएशन कर सकते हो, इसके लिए कोई भी कंपलसरी नहीं है कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो। सबसे बड़ा मिथ है ये कि लोग सोचते हैं कि जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं वही लोग सीए करते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। जो लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं, चाहे आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से भी हो, डॉक्टरी बैकग्राउंड से भी हो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या करना है, आपको अगर आपका ग्रेजुएशन है किसी भी प्रकार से, तो जो कॉमर्स बैकग्राउंड ग्रेजुएशन है वहाँ पर आपका क्राइटेरिया लगता है 55% होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के टाइम पर। एंड जो अदर कोर्सेज है अदर देन कॉमर्स वाले जो बैकग्राउंड है वहाँ पर आपका क्राइटेरिया बढ़कर हो जाता है 60%। दैट्स इट। तो इस केस में भी आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो, डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी। ये डायरेक्ट एंट्री किसके घर में ले रहे हो आप, ये डायरेक्ट एंट्री हो रही है आपकी सीए भवन के अंदर। आप सीधा सीए इंटरमीडिएट में एंट्री ले पा रहे हो, सीधा सीए इंटरमीडिएट में एंट्री ले लोगे अगर आपने ये क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया। अदरवाइज इससे पहला वाला क्राइटेरिया, इस पर बात कर लो। अगर आपने 12th पास किया है, कोई भी परसेंटेज से पास किया हो, उस बात से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। आपको एक एग्जाम देना होता है, फाउंडेशन नाम है उस एग्जाम का। मैंने जब सीए क्लियर किया था तो मैंने 12th पास करने के बाद डायरेक्ट एंट्री ली थी यहाँ से, ना कि ये वाला रूट मैंने नहीं चूज़ किया था। तो जब मैंने अप्लाई किया था, जब मैंने क्लियर किया था, तो उस टाइम पर इसको बोलते थे सीपीटी, ठीक है। एंड ये जो इंटरमीडिएट है इसको बोला जाता था आईपीसीसी, ठीक है। तो सीए फाउंडेशन अब इसका नाम कर दिया गया है। जब ये सीपीटी होता था तो यहाँ पर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते थे 100%, ठीक है। 2 हिस्सों में होता था, एक ही दिन के अंदर आपको करना पड़ता था, 200 नंबर का पेपर होता था। पर अब ये क्या कर दिया गया है, अब इसको फाउंडेशन में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पर अब ऑब्जेक्टिव भी होते हैं एंड सब्जेक्टिव भी होते हैं। अब करीब 30% ये रह गया है एंड 70% लिखना पड़ता है आपने जो पढ़ाई की है। लेकिन मज़े की बात क्या है कि यहाँ पर सिलेबस जो है वो आपका 75% के अराउंड 12th का ही सिलेबस होता है, 12th का क्लास का सिलेबस होता है। और वो भी कौन सा, कॉमर्स का। कॉमर्स विद मैथ अगर आप हो तो आपको 75% तो वही सेम चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपने 12th कॉमर्स क्लासेस में पढ़ा था। इकोनॉमिक्स पढ़ने को आपको मिला था 12th क्लास के अंदर। अकाउंट्स जो कि मेन नींव है सीए कोर्स की, तो अकाउंट्स तो आपको पूरा ही पूछा जाएगा। उसके बाद में बिजनेस का कुछ पार्ट पूछा जाता है। देन फिर मैथ्स जो है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के नाम से पूछा जाता है। अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो वहाँ पर स्टैटिक्स भी पढ़ी होगी। तो स्टैटिस्टिक्स एंड मैथ्स को मिलाकर, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथ्स को मिलाकर प्लस में एक सब्जेक्ट और ऐड कर दिया, रीजनिंग को मिलाकर
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नाम का यहाँ पर इन्होंने सब्जेक्ट ऐड कर दिया है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यहाँ पर इन्होंने सब्जेक्ट ऐड कर दिया है। उसके अलावा बिजनेस लॉज, एक लॉ का भी सब्जेक्ट यहाँ पर ऐड कर दिया है। ये आपके लिए नया होने वाला है। रीजनिंग भी आपके लिए नया होने वाला है। मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स आई होप आपने कॉमर्स के साथ पढ़ी होगी। अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो आपने मैथ्स तो पढ़ी होगी, स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ी होगी। आपको अकाउंट्स पर फोकस करना है एंड इकोनॉमिक्स पर फोकस करना है। कुछ स्कूल्स के अंदर इकोनॉमिक्स एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है जो कोई भी ले सकता है। तो अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो वेल एंड गुड, आपको वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो लॉ आपके लिए नया है, उसके लिए आपको कोचिंग लेने की ज़रूरत पड़ेगी फाउंडेशन के अंदर। लेकिन अगर आप फिर भी कॉन्फिडेंट नहीं हो उस चीज़ को लेके, तब आप सभी कोर्सेज का कोचिंग ले सकते हैं। ठीक है, एडवाइजेबल यही है कि कोचिंग लीजिए, उससे आपका फास्ट कोर्स कंप्लीट होता है एंड अप टू डेट रहते हो चीज़ों को लेकर। कुछ नई अमेंडमेंट आती है उसके बारे में आपको पता रहता है, किस तरीके से क्वेश्चन लिखना है, पास्ट ट्रेंड्स क्या हैं, वो सब आपके ट्यूटर्स आपको समझा देते हैं। उसके बाद आ जाइए इंटरमीडिएट पर। अब जैसे ही आपने ये क्लियर कर लिया, अब यहाँ पर 100 नंबर के 4 पेपर है तो 400 मार्क्स का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं। 4 सब्जेक्ट होते हैं, 4 अलग अलग दिन ये कंडक्ट किए जाते हैं एंड साल में 3 बार ये कंडक्ट किया जाता है, 3 टाइम्स। ये है जनवरी, मई एंड सितंबर, आई थिंक यही है। एंड सेम फॉर द केस ऑफ सीए इंटरमीडिएट, ये भी साल में 3 बार कंडक्ट किया जाता है, जनवरी, मई एंड सितंबर। अब बात क्या है, जिस दिन फाउंडेशन का एग्ज़ाम होता है उस दिन इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम नहीं होता। ये ऑल्टरनेटिव डे पे चलते हैं, एक एग्ज़ाम एक छुट्टी, एक एग्ज़ाम एक छुट्टी, एक एग्ज़ाम एक छुट्टी, एक एग्ज़ाम। तो ये हो गया ऐसे। देन फिर यहाँ पर जब ये छुट्टी है तो यहाँ पर एग्ज़ाम होगा, जब यहाँ पर एग्ज़ाम है तो यहाँ छुट्टी आ जाएगी, ऐसे करके एग्ज़ाम होता है। एक यहाँ पर कोई ग्रुप्स नहीं होता। इंटरमीडिएट में 2 ग्रुप्स में डिवाइड है आपके 6 सब्जेक्ट्स, 6 सब्जेक्ट्स 3 ईच। ठीक है दोस्तों, 6 सब्जेक्ट हैं एंड 3 सब्जेक्ट हैं हर एक ग्रुप के अंदर। तो मैं आपको बता देता हूं, एक तो एडवांस अकाउंटिंग है, एडवांस अकाउंट, ठीक है। देन फिर कॉरपोरेट एंड अदर लॉज, कॉरपोरेट एंड अदर लॉज, अदर लॉज। टैक्सेशन आ जाएगा दोस्तों। टैक्सेशन में क्या क्या है, जीएसटी प्लस इनकम टैक्स, यही 2 चीजें होती हैं, जीएसटी प्लस इनकम टैक्स। ये आपका फाइनल में भी होता है यही चीज। कॉस्टिंग आ जाएगी, कॉस्टिंग सब्जेक्ट है एक आपका। देन फिर ऑडिट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑडिट और एक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एफएम जिसको बोलते थे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है जी, तो बात हो गई 1 2 3 4 5 6, ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया। आप इसको एक एक ग्रुप करके भी एग्ज़ाम दे सकते हो, आप चाहो तो बोथ ग्रुप भी दे सकते हो, यानी कि सारे के सारे 6 एग्ज़ाम एक ही बार में देना चाहो तो। अगर रैंक लेनी होती है तब सभी एग्ज़ाम्स आपको एक साथ देना होता है। एंड जब एक साथ एग्ज़ाम देते हो तो आपको क्राइटेरिया अचीव करने में ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम का मिनिमम परसेंटेज आपको 40 नंबर तो चाहिए ही होता है पास करने के लिए। तो जब आप सिंगल ग्रुप देते हो तब आपको इन एग्ज़ाम्स में अगर आपको ज़्यादा मार्क्स आता है एंड यहाँ पर कम आता है तो वो सेट ऑफ होने का मौका नहीं मिलता। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर सभी में आपके 40-40 हैं और यहाँ पर सभी में आपके 60-60 हैं, तो आपका 50% अचीव हो गया ओवरऑल।
ओवरऑल 50% चाहिए, लेकिन किसी भी सब्जेक्ट में 40 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मान लेते हैं कि यहाँ पर किसी में 40 से कम रह गया एंड किसी में भी 60 नहीं था पहले ग्रुप में, तो पहला ग्रुप आपका क्लियर नहीं होगा। और यहाँ पर एग्रीगेट आपका 150 बन गया एंड सभी में 40 से ऊपर हैं, तो आपका सेकंड ग्रुप क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी सभी में 40 हैं, तो ये सब आपस में मिलकर 50% बनना चाहिए सभी 6 सब्जेक्ट का, तो आपका बोथ ग्रुप क्लियर हो जाता है। इतना सिंपल सी बात है। सेम 6 सब्जेक्ट्स जो हैं फाइनल के अंदर भी होते हैं। फाइनल का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो होता है 2 बार होता है, 2 बार होता है, एक मई में होता है और एक नवंबर में होता है। बीच में इन्होंने चेंज करके 3 बार एग्ज़ाम पैटर्न बदला था, बट वो फिर से चेंज करके अब 2 बार ही कर दिया गया है। आपको मई में एग्ज़ाम दे सकते हो या नवंबर में एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, चलिए जी, अब बात करते हैं इन दोनों के बीच में एक स्पेस बच गया कि फाइनल और आईपीसीसी के बीच में क्या होता है। फाइनल और आईपीसीसी के बीच में क्या होता है, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। फाइनल और आईपीसीसी के बीच में होता है आर्टिकलशिप होती है। पहले ये आर्टिकलशिप 3 साल की होती थी, अब इसको लेकिन कम करके 2 साल की कर दिया गया है। तो यानी कि पहले जो कोर्स मिनिमम 4.5 साल का होता था, 4.5 साल लगते थे, अब उसको आप 3.5 साल में कर सकते हो। अब उसी चीज को आप 3.5 साल में कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप पढ़ने में अच्छे हो तो 3.5 से 4 साल के करीब आपको इसका टाइम लग जाएगा। क्योंकि देखिए, जैसे ही आप फाउंडेशन में जाते हो, आप जैसे ही 12th क्लियर करते हो, तो आपको फाउंडेशन करने के लिए चाहिए होंगे 4 महीने। तो 12th आपका क्लियर होगा मार्च के अंदर। ठीक है, मार्च में एग्ज़ाम्स क्लियर होंगे, देन आपका रिजल्ट आता है कहीं पर जून में, कहीं जाकर रिजल्ट आता है। ठीक है, तो जैसे ही आप 12th क्लियर हो जाएगा, तो आप जनवरी वाला तो दे नहीं सकते, मई वाला अटेम्प्ट भी नहीं दे पाएंगे, आप दे पाएंगे सितंबर वाला अटेम्प्ट। ठीक है, तो सितंबर वाला अटेम्प्ट देना होगा आपको। आप जैसे ही यहाँ पर क्लियर हो जाता है सितंबर वाला अटेम्प्ट, देन उसके बाद में आपको तैयारी करनी पड़ेगी, इन 6 एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी पड़ेगी। तो उन 6 एग्ज़ाम्स का जब आप तैयारी करेंगे, तो आपको मिनिमम ये लगा लीजिए 6 महीने से 8 महीने इनकी तैयारी में आपको चाहिए होते हैं। तो आप नेक्स्ट फिर इसका अगर बात करें, तो जनवरी से लेकर इसका आप दे पाएंगे सितंबर के बाद में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 और 4 8। आप मई वाला अटेम्प्ट देना चाहेंगे, पहला अटेम्प्ट, देन फिर सितंबर वाला आप देना चाहेंगे। अगर आपका क्लियर नहीं होता है, आई बिलीव आप एक स्मार्ट स्टूडेंट हो, आप पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लेते हो सकता है आप एक ग्रुप क्लियर कर लेते हो, पहले अटेम्प्ट में 3 सब्जेक्ट कर लेते हो, देन फिर अगले सितंबर में दूसरे 3 सब्जेक्ट्स कर लेते हो। एंड अगर आप बहुत ही एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट बच्चे हैं, तो आप 6 के 6 सब्जेक्ट्स एक बार में क्लियर कर लेते हो, मई में ही क्लियर कर लेते हो। तो आप मई में जैसे ही क्लियर एग्ज़ाम दोगे, मई के बाद में जून और जुलाई 2 महीने बाद इसका रिजल्ट आता है, 2 मंथ्स के बाद, 2 मंथ्स के अंदर इसका रिजल्ट आता है। तो जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद में आप आर्टिकलशिप करने स्टार्ट कर दोगे। जैसे ही रिजल्ट आता है, उससे पहले आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट नहीं होती, तो वहाँ से फिर आपका 2 साल काउंट होगा। जिस दिन से आपने आर्टिकलशिप स्टार्ट की है, वहाँ से 2 साल जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, तो आर्टिकलशिप कंप्लीट होने के बाद ही आप फाइनल का अटेम्प्ट दे पाओगे। तो और उसी 2 साल के दौरान आपको पूरी आर्टिकलशिप भी करनी है। किसी सीए के पास जाकर आपको एक जॉब की तरह ही होता है, सुबह जाना है, शाम को आना है। उसी दौरान आपको अर्ली मॉर्निंग में क्लासेस भी लेकर फाइनल की भी तैयारी करनी है। तो अगर आप उसमें सक्सेस हो जाते हो, उस चीज़ में क्लासेस कंप्लीट करने में, पढ़ाई करने में, तो बस आपको सीए फाइनल जो सब्जेक्ट्स हैं, 6 सब्जेक्ट्स, इनको क्लियर करना है। सेम पैटर्न पे 50% ओवरऑल अचीव करना है। 60 नंबर हर एक सब्जेक्ट, 40 नंबर मिनिमम हर सब्जेक्ट में होना ही चाहिए, ओवरऑल 50% होना चाहिए। तो आप एक सीए बन जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसको एस्टिमेटेड टाइम है अब 4 इयर्स का। अब 4 इयर्स करो। सीए फाइनल देने से पहले नए कोर्स में एक और चीज़ भी है, आपको एमसीएस भी कंप्लीट करना पड़ता है, प्लस में एक कंप्यूटर ट्रेनिंग होता है, वो भी कंप्लीट करना पड़ता है।
15 डेज इसमें लगते हैं, 15 डेज इसमें लगते हैं। ये सब चीज़ें भी आपको कंप्लीट करना पड़ता है। उसके बाद ही आप सीए फाइनल के लिए अपीयर कर सकते हैं। अपीयर करने के बाद आपको उसके अटेम्प्ट देना है। जैसे ही आपके एग्ज़ाम क्लियर हो जाते हैं, आप आईसीआई के रजिस्टर में एज ए मेंबर अपडेट हो जाते हो। ठीक है, एज ए मेंबर अपडेट हो जाते हो और आप बन जाते हो सीए। ठीक है, फ्रेशर आप एज ए फ्रेशर आप आईसीआई के कैंपस में बैठ सकते हो। कैंपस प्लेसमेंट जिसको बोला जाता है, वहाँ पर आपके 7 to 12 लाख की सैलरी इनिशियली मिल सकती है आपको। और जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते जाते हो, या आपने कोई बड़ी एमएनसी से आर्टिकलशिप की है अपनी, या फिर आपने जो बिग 4 से आर्टिकलशिप किया है, तो वहाँ पर आपका स्टार्टिंग 15 से 20 भी हो जाता है। ठीक है, तो आर्टिकलशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहाँ से कर रहे हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकलशिप में नॉर्मल फॉर्म्स में आपको 2 to 3,000 रुपीज़ पर मंथ एक स्टाइपेंड मिलता है। एंड वहीं पर जो बिग 4 हैं वहाँ पर आपको 15 से 20 हज़ार के करीब स्टाइपेंड मिलता है। दोनों की लाइफस्टाइल में डिफरेंट होता है, दोनों के काम करने के तरीके में डिफरेंस होता है। तो आपको लेकिन बिग 4 तक पहुंचने के लिए आपका भी एफर्ट बहुत मायने रखता है। अगर आपके बोथ ग्रुप्स क्लियर हैं तभी वो कंसीडर करते हैं। अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं कि ग्रुप करके भी आपने क्लियर किया है तब भी वो कंसीडर करते हैं। लेकिन ज़्यादा अटेम्प्ट्स अगर आपके लग जाते हैं तब वो कंसीडर नहीं करते उस चीज़ को। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है अपने करियर को जब आप बना रहे हो उस चीज़ को लेकर। सीए की आईसीआई की फीस कितनी होती है? सीए का कोर्स इतना सस्ता कैसे बोला जाता है? आईसीआई की जो फीस होती है दोस्तों, पूरे कोर्स की फीस मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप ये मत समझना इसमें कुछ अलग से हिडन चार्जेस हैं। 80,000 से लेकर 1,20,000 ये टोटल आईसीआई आपसे लेने वाला है 4 साल के अंदर। ठीक है, ये आपके आईसीआई की रजिस्ट्रेशन वगैरह सब आ गया इसके अंदर। देन उसके बाद में जो कोचिंग वगैरह आप लेने वाले हो, फाउंडेशन की कोचिंग लोगे, इंटरमीडिएट की कोचिंग हो जाएगी, फाइनल की कोचिंग हो जाएगी। फाउंडेशन की कोचिंग अराउंड 40K चलता है, 40 to 60K यहाँ पर लग जाता है। इंटरमीडिएट की कोचिंग का करीब आपको लग जाएगा, ये सेम लग जाता है, 80K के करीब आपको इंटरमीडिएट की कोचिंग का लग जाता है। एंड फाइनल की कोचिंग का भी 1L के आसपास यानी 1 लाख के आसपास। तो टोटल 8 से 14, टोटल 2.5 लाख के करीब ये मान लीजिए, 2 लाख से लेकर 2.5 लाख तक आपको टोटल कोचिंग की फीस लगेगी। 1 लाख वो, तो 3.5 लाख रुपए मैक्सिमम मान के चलिए कि आपका कवर हो जाएगा आईसीआई की फीस और जो आपकी कोचिंग फीस है वो। अब बात क्या आती है, लोगों को महंगा क्यों लगता है ये कोर्स? पहले क्या दिक्कत होती थी दोस्तों, पहले आपको इस कोर्स को करने के लिए जाना पड़ता था, दिल्ली जाना पड़ता था, क्योंकि वहीं पर ऑफलाइन कोचिंग अवेलेबल होती थी। पर आज की डेट में कोचिंग सारी की सारी ऑनलाइन अवेलेबल हैं, तो आप अपने घर पे रहकर भी कर सकते हैं। जब आपकी आर्टिकलशिप का टाइम आता है उससे पहले आपको दिल्ली या किसी अदर सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है। इंटरमीडिएट अपने घर से बैठकर ही क्लियर करके फिर आपको घर से निकलना है। उससे पहले आपको जाने की ज़रूरत नहीं है किसी भी शहर में पढ़ाई करने के लिए। अगर आप पढ़ने में अच्छे हो, आपको कॉन्फिडेंस है, आपके जो क्लासेस आप देख रहे हो आपको वो क्लियर हो रहा है, कोई टेस्ट सीरीज आपने ली है वो क्लियर कर पा रहे हो, तो आपको कोई ज़रूरी नहीं है घर से बाहर निकलने की इंटरमीडिएट क्लियर करने तक। उसके बाद में अगर आप चाहोगे तो आप अच्छी फर्म्स अगर ढूंढ पाओगे तो 2-3 हज़ार की जगह आपको 10K तक भी मिल जाते हैं। अच्छी फर्म्स दे देती हैं, जो लोग अच्छा काम करवाते हैं वो लोग पैसा दे देते हैं। एंड आपके पीजी और आपके खाने का खर्चा लगभग इतना ही होता है, तो आप अपने रहने का खर्चा खुद से निकाल सकते हो आर्टिकलशिप के दौरान। उसके बाद में उसी दौरान आपको अपनी कोचिंग्स कंप्लीट करनी होती है, तो वो कोचिंग्स आप कंप्लीट करके अपने फाइनल की तैयारी भी आप अपने घर से रहकर कीजिए। अगर मान लीजिए आपकी आर्टिकलशिप कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद में आपको लगता है कि अब क्या किया जाए, अब जहाँ पर जिस सिटी में आप रह रहे हो वहीं पर रहकर तैयारी की जाए या घर पर रहकर तैयारी की जाए, तो मेरी एडवाइस यही है कि आप घर पे रहकर तैयारी कीजिए, क्योंकि जहाँ पर आप रह रहे हो वहाँ का रेंट वगैरह बहुत कॉस्टली होता है। अगर आपको लगता है कि आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर
क्यों खर्चा करना है बिना बात का। तो उस केस में अगर आप अपने कंफर्ट लेवल पे अपने घर पे रहकर पढ़ सकते हो, आपको लगता है कि आपके घर का माहौल अच्छा है या फिर आपके गांव में शहर में लाइब्रेरी है वहाँ पर रहकर आप अच्छे से पढ़ाई कर पाते हो, तो आपको वैसा ही करना चाहिए। आपको बिना बात में रेंट का पैसा नहीं पे करना चाहिए पढ़ाई करने के लिए सिर्फ, क्योंकि पूरा का पूरा जो शेड्यूल है वो तो घर पे रहकर ही पढ़ना है। चाहे आप दिल्ली में रहो, चाहे कोई भी सिटी में रहो, चाहे आप अपने घर पे रहो। आजकल तो इंटरनेट से कोचिंग है सारी की सारी, तो आप इंटरनेट से कंज्यूम कर लोगे कंटेंट एंड पढ़ाई कर लोगे, टेस्ट पेपर्स दे लोगे। तो उसके लिए आपको रेंट की पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, वो खर्चा आप अपना बचा सकते हो। तो बात यही है कि जो आर्टिकलशिप तक का टाइम है वो आपकी जो ट्रेनिंग है वहाँ से कवर हो सकता है आपका खर्चा, एंड उससे पहले आपको घर से ही रहकर तैयारी करनी होती है। एंड देन फिर लास्ट में भी अगर आप आर्टिकलशिप क्लियर होते ही अगर आपका क्लियर नहीं हो रहा है तो आप फिर से घर पे जाकर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। सीए फाइनल क्लियर करो, देन फिर आप उसके बाद में सीधा कैंपस प्लेसमेंट में बैठो। तब तक आप अपनी ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट करो, चीज़ें सीखो। ठीक है दोस्तों, तो सीए के बाद के कुछ करियर ऑप्शंस क्या होते हैं। आप सीए फर्म में काम कर सकते हो, एमएनसी में काम कर सकते हो, बिग फोर्स में काम कर सकते हो, ऑडिटिंग में काम कर सकते हो, रिस्क एडवाइजरी में काम कर सकते हो, खुद की प्रैक्टिस ओपन कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारा स्कोप है इस फील्ड के अंदर। अगर आप करना चाहते हो तो इसमें स्कोप की कोई कमी नहीं होगी आपके लिए। तो कुछ मिथ्स हैं लोगों की कि मेरे को तो 12th भी अच्छे से नहीं क्लियर हो पा रहा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, तो क्या मैं ये कर पाऊंगा। बिल्कुल कर पाओगे दोस्तों। देखो, स्कूल का पढ़ाने का तरीका डिफरेंट होता है। स्कूल के जो टीचर्स होते हैं उनका पढ़ाने का स्टाइल अलग होता है, लेकिन जो कोचिंग सेंटर के जो टीचर होते हैं उनका पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट भी होता है। ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं उनका थोड़ा पढ़ाने का तरीका भी डिफरेंट होता है। 12th का जो पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न, वो थोड़ा सा अलग है, एंड फाउंडेशन का अलग है, सीए का अलग है। तो कोचिंग में जब आप पढ़ोगे तो आपको काफ़ी चीज़ें ऐसी होंगी जो क्लियर होती नज़र आएंगी। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगे तभी आप इस चीज़ को कर पाओगे, लेकिन आप अगर कंसिस्टेंट हैं इस चीज़ को लेकर, पढ़ाई को लेकर, डेली अगर पढ़ाई कर पा रहे हैं आप अपने, जैसे कोचिंग के अलावा अपने लेवल पर 2 से 3 घंटा भी आप कंसिस्टेंटली पढ़ पा रहे हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा। मैं इस बात की गारंटी करता हूँ। ठीक है, आप पढ़ लीजिए बस उसको, तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको टाइम देना है अपनी पढ़ाई को, अपनी कोचिंग्स को, अपने रिविजन्स को। दैट्स इट, आप कर पाओगे उसको। उसके बाद में एक मिस्टेक ये मिथ ये भी है कि इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। जी नहीं, ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं है। बेसिक्स अगर आपके क्लियर हैं तो आप बड़े ही आराम से इस चीज़ को कर पाओगे। ठीक है, बेसिक इंग्लिश अगर आपकी क्लियर है और अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तो आप इसको बड़े आराम से क्लियर कर पाओगे दोस्तों। ठीक है, तो बस यही है। आप 12th अच्छे से कर लीजिए। ऑल 12th के मार्क्स का सीए से लेना देना कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप 12th में एक स्किल एक्वायर कर सकते हो तो वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी है जो कि आप एक्वायर कर सकते हो पढ़ाई को लेकर, रीडिंग को लेकर। इस चीज़ में आपको एक्सपर्ट बनना चाहिए ताकि आप सीए फील्ड के अंदर टिक पाओगे, पढ़ाई कर पाओगे। अदरवाइज अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगेंगे एंड उसके बाद भी आपको तैयारी तो करनी ही पड़ेगी, चाहे अटेम्प्ट लगो उसके बाद पढ़ना पड़ेगा। तो 2-3 अटेम्प्ट लग जाएंगे, उसके बाद आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही दोस्तों। ठीक है, तो ये है सीए कोर्स के बारे में पूरा पैटर्न। आपको कुछ भी और भी डाउट अगर मन में अराइज होता है तो मुझसे बेझिझक पूछ लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर दे दूंगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।